ठीक है। इसके कुछ जो मतलब काफी सारी चीजें जो है थियोरेटिकल है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, जितनी भी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल है वो मैं नॉर्मली लिख के कराऊंगा। ठीक है भैया, तो थ्योरी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए समझाते हुए। ठीक है, और भैया जिसको ये वाले नोट चाहिए एक से लेके पूरी पहली बुक तक, जिसको भी चाहिए मैं पेज गिन लूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको पैसे बता दूंगा विद स्पाइरल। ठीक है भैया, स्पाइरल करके। ठीक है भैया, तो उसको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। पैसे पैसे लेंगे भाई, फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो बता रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ नहीं नहीं ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है, कहीं से भी आप प्रिंट आउट निकलवाओगे आपको महंगी पड़ेगी, मैं ज्यादा करता हूँ, काफी सस्ती पड़ती है वहां से। देखिए भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर का नाम क्या है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है भैया, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है पहले सुन लीजिए। देखिए, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी डालने के बाद बनता हो, या ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी डालने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो और वो कैसा बिहेव करने लगता है मैग्नेट की तरह, उसको हम कहते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है सुन लीजिए भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि, देखिए आपको एक इसका बड़ा बेसिक सा लॉ बता दूं फिजिक्स में, कि फिजिक्स में कहता है भैया कि अगर किसी भी चीज के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं, चाहे कोई भी चेंज हो, वहां पर नेचर के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? अपोज किया जाएगा उस चेंज। जैसे फर्स्ट लॉ कहता है भैया कि बॉडी रेस्ट में है तो, मोशन में है तो, और सीधी लाइन में चल रही है तो सीधी लाइन में चलेगी। ऐसे ही यहां पर हमने कॉइल लिया, मेटेलिक, क्या लिया? मेटेलिक कॉइल ली, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कराई। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद है? जब भी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है तो वहां पर एक क्वांटिटी जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब गिवन एरिया से पास करती है तो वहां पर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब गिवन एरिया से पास करेंगे या गिवन कॉइल से पास करेंगी तो यहां पर क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आएगा? तो भैया जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट थी, फ्लक्स कांस्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, फ्लक्स को चेंज किया, और फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? एरिया चेंज कर दो या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कर दो। ठीक है भैया, समझ गए? तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही चेंज चालू हुआ फ्लक्स के अंदर, वैसे ही कॉइल ने उसको अपोज करना चालू कर दिया। क्योंकि नेचर क्या है? नेचर हमेशा चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। तो भैया नेचर ने क्या किया? उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करना चालू कर दिया। और जब अपोज करना चालू करेगी भैया सुन लीजिए, तो वहां पर अपने आप एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पर अपने आप एक ईएमएफ जनरेट होता है, वहां पर अपने आप एक करंट जनरेट होता है। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? मैंने क्या बताया? बोल, सम्यक्ष क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फ्लक्स क्या होता है? गिवन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है तो वहां पर उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जब तक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट थी, चेंज नहीं हो था, तब तक कॉइल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही फ्लक्स का चेंज होना चालू हुआ, वैसे ही कॉइल ने उसको अपोज करना भी क्या कर दिया? किसको? चेंज को। किसको? चेंज को हमेशा अपोज किया जाता है नेचर में। ठीक है भैया, तो भैया जैसे चेंज होना चालू किया, कॉइल ने उसको क्या किया? अपोज करना चालू किया। अपोज करने के लिए अपने अंदर ईएमएफ ले आई, अपने अंदर करंट ले आई। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। खैर, सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम लिया। क्या लिया? तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? देखिए भैया, सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन एरिया से पास करेंगी तो वहां पर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। ऐसे ही क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes through the given area is known as मैग्नेटिक फ्लक्स, रिप्रेजेंटेड बाय, वही जो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी फाई से लिखते थे, अब भी फाई से ही लिखेंगे। ठीक है भैया, तो फ्लक्स क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट। यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
चलो अब हम जानते भैया एरिया, वहां पर मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर, क्या बताया था? एरिया वेक्टर। देखिए आमतौर पर एरिया स्केलर ही होता है। अगर मैं बोल दूं इस कमरे के दीवार का सारा एरिया क्या होगा, तो आपने इस दीवार का एरिया लेना, उस दीवार का एरिया लेना, इस दीवार का एरिया, सबको ऐड कर देना। आपने ऐड करते वक्त इनकी डायरेक्शन को देखा? जब एडिशन में डायरेक्शन नहीं देखी आती तो वो स्केलर होता है। जब एडिशन में डायरेक्शन नहीं देखी आती तो वो क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है। लेकिन कई बार जब हम फ्लक्स की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, जैसे ही मैं एरिया को थोड़ा बहुत चेंज करता हूं, एरिया की ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बोले तो डायरेक्शन को चेंज करता हूं, तो वैसी फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। ऐसा जब ही होता है जब एरिया वहां पे कैसा बिहेव कर रहा है? वेक्टर की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है? तो एरिया भी कई केसेस में वेक्टर की तरह बिहेव करता है, जैसे यहां पर है फ्लक्स के केस। तो हमने क्या लिया भैया? एक कॉइन ले, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। और मैं एरिया चेंज कर रहा हूं तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हमने लिया एक एरिया इस तरीके से, ये है उसका नॉर्मल। ठीक है। और ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस एरिया से पास कर रही है। तो मैं बता दूं भैया नॉर्मल भी एक डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो खुद ही एक डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? पाई या थीटा। क्या हो गया? दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा। तो बेटा बी को रिजॉल्व करता हूं, रिजॉल्व करता हूं तो इधर क्या आएगा? बी कॉस थीटा। और इधर क्या आएगा? बी। अब एक बात बताइए कि बी कॉस, अच्छा नॉर्मल क्या होता है? हमेशा एरिया से पार करता है, एरिया के पार निकलता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आपके हाथ है, ये आपका हाथ है ना, तो इसके नॉर्मल ऐसे निकलेगा एकदम बीचों बीच से। और हम देख रहे हैं ये नॉर्मल के साथ कौन है? बी कॉस थीटा। अगर नॉर्मल एरिया से पास कर रहा है तो इसका मतलब बी कॉस थीटा भी क्या करेगा? और फ्लक्स में हमेशा उसी मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर किया जाता है जो एरिया से पास कर रही है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा? बी कॉस थीटा, क्योंकि वो एरिया से पास कर रही है, बी कॉस थीटा। और किस एरिया से? तो इसका मैग्नीट्यूड आपको लेना है ए। ठीक है भैया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? बी ए कॉस थीटा हो गया। थीटा इज द एंगल इन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। एन है डायरेक्शन ऑफ एरिया। एन क्या है? एरिया की डायरेक्शन। एरिया नॉर्मल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। एरिया के ऊपर सर्कल है, सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? जो उसके प्लेन के। ठीक है भैया। मान लो एक आपने एक मैदान में एक सर्कल खींच दिया, तो सर्कल के अंदर बना एरिया जो होगा उसका सर्कल का प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और बीच में डंडा गाड़ दिया तो क्या होगा? एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर या एरिया नॉर्मल। वो डंडा क्या होगा? एरिया नॉर्मल या एरिया परपेंडिकुलर। एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है भैया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा हो गया बी ए कॉस थीटा। कहां गया भैया? फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया अपना बी ए cos theta. Theta is what? Angle in between area normal and magnetic field. चलो भैया देखते हैं भैया B क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और A क्या है? एरिया। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। और थीटा किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के। अब एक बात सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया भी यहां पर कैसा बिहेव कर रहा है? वेक्टर की तरह। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? स्केलर है। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आ रहा है स्केलर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, रिजल्ट आ रहा है स्केलर। ऐसा कब होता है? डॉट प्रोडक्ट में। हमें पता है वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं। दो क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का हम दो तरीके से प्रोडक्ट करते हैं। एक बार जब उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आता है, एक बार जब उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आता है। जब उन दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आता है तो उनके बीच में लगता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लगता है? क्रॉस प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आता है, जो कि यहां पर स्केलर आया है, तो उनके बीच में लगता है, तो भैया यहां पे लगा देंगे हम डॉट प्रोडक्ट। ठीक है भैया। और इसको हम ऐसे सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अगर आपको बी वेक्टर फॉर्म में दिया हो और ए भी वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। और यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एरिया का मैग्नीट्यूड दे रखा है और उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा फ्लक्स निकालने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है?
रिजल्ट दोनों से आइडेंटिकली आने वाला है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया भैया कि सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, प्रोडक्ट है किसका, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो पास करे। कौन पास करा था, नॉर्मल के साथ जो था, नॉर्मल के साथ कौन था, बी कॉस थीटा। समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मैंने क्या लिया, बी कॉस थीटा, और एरिया के यहां पे क्या लिया, ए। फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया बी ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा ये सुन लीजिए भैया, इसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है क्योंकि बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी भैया, एसआई यूनिट। और ये नॉर्मली इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वेबर। ठीक है, वेबर इज ऑल्सो क्या भैया, एसआई यूनिट क्या है। हाँ उसने गलत लिख रखी है, ई आर होता है वेबर। ठीक है भैया, वेबर की स्पेलिंग बी डब्ल्यू ई बी ई आर होती है। ठीक है, वेबर आई नहीं है। ठीक है भैया, बाकी इस बच्चे के नोट्स में बहुत बच्चे के कंपैरिजन में इस नोट्स में सबसे कम एरर है। मैं आप में से किसी की भी कॉपी ले लूं, कोई कितना भी अच्छा बच्चा हुआ, मैं लिख के दे रहा हूं उसके हर पेज में कुछ ना कुछ एरर होगी। इसके नोट्स में मैंने पूरा देखा है, और मैं 2 साल से कई बार इसका इस्तेमाल भी करता हूँ। ठीक है, जब थ्योरी वोरी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इसके नोट्स में सबसे कम एरर है। ठीक है, और ये उस साल का पेपर है जिस साल में अच्छा खासा पेपर आया था, मतलब बहुत हार्ड तो नहीं आया था, अच्छा खासा पेपर आया था। और पिछले साल मेरे जो भी बच्चे थे ना, सबको मैंने इसी के नोट्स थ्रू किए थे। ठीक है भैया, तो मैं कह रहा हूँ जिसको भी चाहिए होंगे तो भैया पेज गिन के बता दूंगा कितने पेज का है, सबका एस्टिमेट बता दूंगा। आप देना, आपको स्पाइरल मिल जाएगी। ठीक है, मेरा एक फायदा रहेगा कि मेरा बस उसमें नाम रहेगा, आप कराओगे तो आपके एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, बस यही होगा। ठीक है, और वो स्पाइरल उस तरीके से नहीं बन पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। हाँ एक बात और देखना, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ये बात। अच्छा इसका डायमेंशन भी याद रखना, क्या, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। ठीक है भैया, और एक बात और, सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल किसकी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, 1 वेबर इक्वल्स में 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ये भैया, अब आते भैया फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ नंबर पे नहीं होता, मैं आई मोड कर दूं। ठीक है, नाइट मोड ठीक रहता है, आंखों को आराम से, वो यूवी रे निकलती है ना उसमें इंटेंस रहता है। देखिए भैया, देखिए भाई प्लीज, बेटा पेज दो अभी, ध्यान दो। देखिए फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी, एक बार बता दूं आपको भैया, ये अभी जो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला बी ए कॉस थीटा, वहां पर पी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ए है आपकी शीट, क्या है, शीट। आप यहां पर क्या निकाल रहे हो, एक ऐसी बॉडी जो कि शीट ना होकर के कर्व है, क्या है, कर्व नहीं है, ऐसा कर्व बॉडी है ना ये। एक स्फीयर कैसा होता है, कर्व होता है। एक शीट से, एक शीट जो होती है, एक शीट जो होती है उसका एरिया क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक कर्व बॉडी के थ्रू, देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, फ्लक्स का फॉर्मूला जो बी ए कॉस थीटा निकला है, उसमें जो ए एरिया है वो शीट का एरिया है, क्या है, शीट का एरिया। अब हम किससे फ्लक्स निकालने आ रहे हैं, कर्व बॉडी से। कर्व बॉडी कैसी होती है, एक्सटेंडेड नेचर की। क्या होती है, क्यों एक्सटेंडेड कह दिया मैंने इसको, यूं कह दिया कि एक जो कर्व बॉडी होती है ना, वो बहुत छोटे छोटे शीट से मिलकर बनी होती है। जैसे देखो आपकी धरती कैसी है, कर्व है, क्या है, लेकिन अगर मैं धरती का छोटा पार्ट देखूंगा तो कैसा देगा, शीट, फ्लैट देगा। क्या कैसा बिहेव करेगा, मेरी फर्श कैसी है, फ्लैट है या कर्व है, फ्लैट है, क्योंकि मैं वो धरती का बहुत छोटा पार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर धरती के आप बड़े पार्ट को देखोगे, बेटा चुलबाजी मत करो, ढंग से बैठ के पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, अगर आप धरती के बड़े पार्ट को देखोगे तो आपको धरती आपको कर्व ही दिखेगी। ठीक है, छोटा पार्ट फ्लैट जैसा बिहेव करता है, और बड़ा पार्ट कैसा होता है, कर्व जैसा बिहेव। अब ध्यान दीजिए भैया, ये है आपकी एक एक्सटेंडेड बॉडी, मतलब कर्व बॉडी। कैसी बॉडी है,
कर्व बॉडी है, तो ये होगी आपकी कर्व बॉडी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा फ्लक्स निकालो इससे, तो आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फ्लक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पर जो फाइव इक्वल्स में बी ए कॉस थीटा है, वहां पर ए क्या है, फ्लैट एरिया है। क्या है, ये कर्व एरिया है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट और बहुत छोटा पार्ट ऑफ कर्व बॉडी। वही काम कर रहा है, तू सोचता है कि मैं फालतू ये काम करता हूँ पूरे टाइम, है ना। अरे 4 बार बोल रहे चुप हो जा चुप हो जा, फिर भी वही उंगलीबाजी करे जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये कर्व बॉडी का छोटा पार्ट कैसे बिहेव करेगा, फ्लैट की तरह। और ऐसे ही फ्लैट पार्ट इसके अंदर इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे, क्योंकि भैया एक कर्व बॉडी के अंदर बहुत छोटा ही फ्लैट पार्ट ले सकते हो आप, क्योंकि बड़ा पार्ट लोगे तो वो भी कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत छोटे 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 फ्लैट पार्ट से मिलकर बनी है कर्व बॉडी। ठीक है, ठीक है, तो भैया हमने लिया छोटा पार्ट। छोटा पार्ट का नॉर्मल क्या है, ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्या रही, ये रही। एंगल कितना है, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को रिजोल्व करके इधर क्या आएगा बेटा, बी कॉस थीटा। और आपको इसी से काम है, साइन नहीं लिख रहा मैं, साइन, क्योंकि साइन को कंसीडर नहीं करते। तो छोटा एरिया है, एरिया क्या है, छोटा, तो फ्लक्स भी क्या आएगा, छोटा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, शीट है, शीट का फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, तो भैया फ्लक्स क्या है, डी फाई, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी कॉस थीटा, इनटू में एरिया क्या है, तो भैया हमने छोटा सा एक कर्व बॉडी का छोटा पार्ट लिया, वो शीट की तरह बिहेव कर रहा है, और शीट वाला फॉर्मूला घुसेड़ दिया उसके अंदर। शीट का फॉर्मूला क्या, फाइव कोस में भी है, तो भैया फाइव की यहाँ पे हमने क्या लिया, डी फाइव। डी फाइव बोलेगा छोटा फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बी ही है, एरिया क्या है, डी फाइव है, डी ए। ठीक है, अभी आ गया, तो डी फाइव फ्लक्स आ गया, बी डी ए कॉस। अब मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी बॉडी का फ्लक्स आ जाए, क्योंकि मैंने छोटा पार्ट का फ्लक्स निकाला है, मैंने छोटे पार्ट से फ्लक्स निकाला। मैं चाहता हूं उस पूरी बॉडी पे जो भी फ्लक्स लिंक है वो सब आ जाए। तो क्या करूंगा, सारे छोटे छोटे पार्ट में इसको काट दूंगा, ताकि हर पार्ट कैसा बिहेव करे, फ्लैट शीट की तरह। सबसे फ्लक्स निकाल करके सबको जोड़ दूंगा। ऐसा करना संभव है क्या, न जाने कितने पार्ट होंगे, न जितने ने कितने छोटे छोटे फ्लक्स आएंगे, और न जाने कितनी बार आपको ऐड करना पड़ेगा। ये चीज हमने क्या किया, अवॉइड किया, और इसके जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें पता क्या, फ्लैट, जो हमने फ्लैट एरिया लिया था उससे फ्लक्स इतना आया। हम चाहते भैया पूरी बॉडी से फ्लक्स आया, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइव इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा, और यहां पर आएगी आपकी लिमिट, दैट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी। अगर भैया एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है, 1। तो एक्सटेंडेड बॉडी का फ्लक्स क्या आएगा, ठीक है, बी डी ए कॉस आएगा नहीं, क्योंकि भैया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे पैरेलल है, एंगल क्या उनके बीच में, 0 डिग्री का। ठीक है भैया, तो ये एक्सटेंडेड बॉडी से निकालने का फ्लक्स है। आप मेरे हिसाब से इससे करना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्लियरिटी नहीं है सॉलिड मेथड में। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है। तो यहाँ से आप फ्लैट बॉडी, कर्व बॉडी लेना, उसका छोटा एरिया निकालना, क्योंकि छोटा एरिया कैसा बिहेव करता है, फ्लैट की तरह, शीट की तरह। शीट वाला फॉर्मूला लगा देना, फाइव कोस में भी है। तो भैया यहाँ से उसके बाद छोटे छोटे पार्ट का फ्लक्स निकालने के लिए, सबका टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, चलो अब देखिए इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने देखिए कर बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो भैया हमने क्या किया, बी डी ए, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। तो कह रहा भैया आपका बी इतना दे रखा है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, पैरेलल है, यानी कॉस कॉस क्या होगा, 0, कॉस 0 1 हो गया। तो आपको निकालना है टोटल फ्लक्स, कहां से कहां पे, 0 एरिया से लेके 4 मीटर स्क्वायर तक कुल फ्लक्स निकालना भैया। 5 कोस, यहाँ पे लिमिट आती है ना, लिमिट, तो बी लिमिट क्या है भैया, 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, बी कितना है 2a प्लस 3, और यहां पर पीछे क्या आएगा डी। ठीक है, फाइव इक्वल्स टू इट। आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, क्या बचा, ए की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर 2/2, लिमिट लगी 0 से लेके 4, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करने लगे, यहां पर तो ए है ही नहीं, ए की पावर 0 है, इसका मतलब ए है ही नहीं, तो ए की पावर 0 है।
तो अब 0 की पावर 1 बढ़ के क्या होगी, 1 ही तो होगी। तो भैया क्या होगा, 3 बाहर आएगा और 1 की पावर क्या हो जाएगा, 1। डिवाइड बाय 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0 से लेके 4 की यूनिट आ गई। अब क्या हो, 2 से 2 कट मर गया, क्या बेटा, ए स्क्वायर किया पे क्या आएगा, 4 स्क्वायर, और ए स्क्वायर किया पे क्या आएगा, 0 स्क्वायर, बीच में क्या आएगा प्लस, फिर 3, फिर ए की जगह पे क्या आएगा 4, और ए की जगह पे क्या आएगा 0, बीच में क्या आएगा माइनस। सॉल्व कर लीजिए, दैट इज योर टोटल फ्लक्स। 28 वेबर आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 28 वेबर। स्पेशल केस ध्यान दीजिए बेटा, स्पेशल केस क्या करेंगे, अलग अलग केस है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो कॉस की वैल्यू क्या होगी 1। अगर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, और cos 90 क्या होता है 0, फ्लक्स भी क्या होगा 0। वही लिखा हुआ है कि यदि भैया दोनों परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास ही नहीं करेगी। जब पास नहीं करेगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, चलो फॉर्मूले से देखें तो फ्लक्स क्या होता है बी ए cos 90, cos 90 क्या होता है, ठीक है भैया। अब दूसरा देखिए, अगर एंगल आपका ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल में cos की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। इस केस में फ्लक्स भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब नॉर्मल अलग है और मैग्नेटिक फील्ड अलग दिशा में है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे, चैप्टर के नाम पर। तो आपको बता दी भैया, जब किसी भी कॉइल से फ्लक्स लिंक होता है, फ्लक्स कब लिंक होता है, जब एरिया से उस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है तो फ्लक्स आ जाता है। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी तो। अब अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये फ्लक्स वेरी करने लगा किसको दिक्कत होगी, कॉइल को। और कॉइल इस दिक्कत को अपोज करने के लिए अपने अंदर खुद से इस तरीके की पोलैरिटी या इस तरह का ईएमएफ या इस तरीके का करंट डेवलप करेगी कि ये फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके कॉइल के। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको बता दो पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में केवल यही प्रिंसिपल है। हर डेरिवेशन, हर कंसेप्ट, हर क्वेश्चन में अगर चेंज हो रहा है फ्लक्स तो अपोज करेगी कॉइल। बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगी, कम हो रहा होगा तो कम होने नहीं देगी। अब एक बात सुनिए भैया, इस चैप्टर को मैं अभी एक बात बताऊंगा और आपका फिनिश हो जाएगा चैप्टर, केवल एक बात हो। डेरिवेशन तो अलग बात है, उसके तो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, लेकिन इस चैप्टर का कंसेप्ट एक है। मैंने क्या बोला, अगर कॉइल का फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगी। अच्छा फ्लक्स कैसे बढ़ता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बी ए कॉस थीटा। अब फ्लक्स कैसे कैसे बढ़ सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़िया है, या एरिया बढ़िया है, या कॉस की वैल्यू बढ़िया है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इन तीनों में से कोई ऐसा करेगी कि तीनों में से कोई एक ना बढ़ पाए, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा थीटा नहीं बढ़ सकता, एरिया नहीं बढ़ सकता, क्या केवल बढ़ सकती है मैग्नेटिक। मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चालू किया तो फ्लक्स क्या हुआ, अब कॉइल उस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगी। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है ना उसको कम करने का प्रयास करेगी। क्या करेगी, अच्छा एक बात बताओ, किसी कॉइल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और वो बढ़ रही है तो कॉइल क्या करेगी, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने पास आने से रोकेगी। अच्छा बताओ कॉइल रोकने के लिए क्या कर सकती है, ऐसा पोल डेवलप करेगी जो कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आने ना दे। कौन सा पोल नहीं आने देता, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने पास में आने, हाँ जाने देता है लेकिन आने। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी कॉइल के अंदर आ रही है और उनका अमाउंट एकाएक बढ़ने लगा तो कॉइल उस साइड को कैसा बना देगी, नॉर्थ की तरह। कैसे भी करेगी, और जैसे ही कॉइल के ऊपर नॉर्थ, अब देखो सुनो कंसेप्ट, जैसे ही कॉइल के ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी आई तो इट एक्ट एज अ मैग्नेट। और कॉइल कैसा कब है मैग्नेट इंटरैक्ट करती है, जब उसके अंदर क्या पास होता है, यदि करंट भी आ गया, क्या आ गया, आ गया ना करंट, अपने आप ही आ गया करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मान लीजिए फ्लक्स कम होने लगा, क्या होने लगा, कॉइल क्या चाहेगी मेरा फ्लक्स कम ना हो। अब क्या करेगी, फ्लक्स कम हो रहा है, मान लो मैग्नेट फ्लक्स कम कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का नंबर क्या होगा, कम होने लगा सडन। तो कम नहीं होने देगी, कम नहीं होने देगी यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींचेगी अपनी तरफ। खींचने के लिए कौन सी पोलैरिटी चाहिए, साउथ। जैसे साउथ पोलैरिटी आ गई इट एक्ट एज अ मैग्नेट।
अब मैग्नेट होगी भी, मैग्नेट कोई मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, करंट भी होगा, आगे ना करंट। तो यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी सिद्धांत पे काम करता है आपका जनरेटर, डायनेमो, ये सारी चीजें। ठीक है, ट्रांसफार्मर अलग चीज है भैया, कहाँ जा रहे हो ट्रांसफार्मर को। ठीक है, ट्रांसफार्मर दूसरी चीज है। ठीक है भैया, अब देखो मैंने बड़े ही प्यारे लफ्जों में लिखा हुआ है, आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। ठीक है, पहले अंग्रेजी में बता देता हूं मैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, भाई प्लीज बोलिए नहीं, इंड्यूस, जो आपका करंट आया था ना, जो कॉइल के ऊपर पोलैरिटी है उसकी वजह से करंट आया, उसको मैंने बोला इंड्यूस करंट। क्या बोला? अब ये करंट खामा खा नहीं आता, करंट लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोल रहा हूं ईएमएफ। क्या बोल रहा हूं? तो वो कैसा ईएमएफ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। क्या है? यही लिखा हुआ है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द change in magnetic flux linked with the is called induction। भैया जैसे ही किसी क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगातार चेंज होने चालू होती है, बढ़ रही है चाहे घट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया, जैसे चेंज होना चालू करती है वैसे ही वो सर्किट क्या करता है भैया, उस चेंज को अपोज करता है। अपोज करने के लिए पोलैरिटी क्रिएट करता है, और जैसे क्रिएट करता है तो वो सर्किट कैसा बिहेव करने लगता है, करंट कैरिंग कॉइल की तरह। और जहां करंट है वहां पर इंड्यूस ईएमएफ भी है, और सो ईएमएफ भी है, उसको उस ईएमएफ को अपने आप आया ना वो ईएमएफ, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, और वो करंट भी अपने आप आया। ठीक है, ताकि वो फर्दर अपोज कर सके फ्लक्स के चेंज को, उसे क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट। अब देखिए बड़े साधारण भाषा में लिखा हुआ है, हर बच्चा, गधे से गधा बच्चा समझ जाएगा, यही पूरे चैप्टर का सार है। ठीक है, क्या है? देखिए, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ध्यान दीजिए भैया, किसी मेटेलिक बॉडी से पास करती है तो क्या आता है भैया, फ्लक्स आता है। उससे क्या लिंक करता है, फ्लक्स लिंक करता है। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरिएबल नेचर की होती है, कैसी नेचर की होती है, तो उससे लिंक फ्लक्स भी क्या होगा भैया, वेरिएबल नेचर का ही होगा। इस वेरिएशन को कॉइल अपोज करती है बाय डेवलपिंग, ठीक है, एज मैग्नेट की तरह। मान लीजिए मैग्नेट हमारे पास में आ रहा है, और हम जानते हैं यदि कॉइल के ऊपर पोलैरिटी है तो कॉइल के ऊपर करंट भी होगा। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया, EMI। क्या कहते हैं, EM। आसान है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब भैया ये फिर आ गया, भैया इसके पीछे कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी उंगली देना चालू किया। सबसे पहले फराडे एक्सपेरिमेंट, कहा भैया ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस करंट आ रहा है, तो भैया किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से कम किया जाए, उसी के लिए फराडे ने लॉ दिया। पहला लॉ है कि यदि भैया आप क्या करो, क्या है पहला, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, प्रोड्यूसिंग ईएमएफ बाय स्टेशनरी कॉइल। कॉइल तो रुकी हुई है लेकिन मैग्नेट क्या कर रहा है भैया, मूव कर रहा है। हमने कॉइल को फिक्स कर दिया लेकिन मैग्नेट को मूव कराना चालू किया। अब सपोज कीजिए ये है कॉइल, मैंने नॉर्थ पोल बना रखा है लेकिन अभी कुछ नहीं, नॉर्थ पोल और पोल नहीं है। जैसे मैंने कॉइल बोला तो सिंपल कॉइल ही समझना। ये है मैग्नेट, ये है मैग्नेट। अगर इनके बीच में दूरी फिक्स है तो भैया फ्लक्स भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास करी होंगी उनका नंबर भी फिक्स होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, फिक्स ही होगा। अब आपके क्या हुआ, चुल हुई तो आपने क्या किया, इसको पास में ले जाने का प्रयास किया। पास में कैसे ले आओगे, इसकी वेलोसिटी को 0 से ज्यादा करोगे, इसकी वेलोसिटी को। जैसे ही मैग्नेट पास में जाने लगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर क्या हुआ, बढ़ने लगा। फ्लक्स, कॉइल क्या करेगी, इस फ्लक्स को बढ़ने, क्या करेगी भैया, कौन पास में आ रहा है, अच्छा बढ़ने ना दिया जाए, सुन लीजिए भैया, बढ़ने ना दिया जाए तो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मैग्नेट पास में आ रहा है। कौन पास में आ रहा है, और कौन सा पोल पास में आ रहा है, तो मैग्नेट को पास में नहीं आने देना, तो इसका मतलब कॉइल कौन सा पोल लाएगी, ताकि फ्लक्स चेंज ना पाए, तो इसलिए कॉइल भी क्या लाती है, नॉर्थ पोल। और जब आपको बता दूं कॉइल के ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी होती है तो करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपको याद हो तो। भैया इसके ऊपर क्या आ गया, एंटी पोल, यानी अगर कोई भी मैग्नेट कॉइल के पास में आएगा तो कॉइल क्या करती है, उसको रिपेल। नॉर्थ पोल आ रहा तो नॉर्थ पोलैरिटी, साउथ पोल आ रहा तो पास में आने देना मैग्नेट को, क्योंकि पास में आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा तो चेंज होगा, चेंज उसको
नॉर्थ पोल आएगा तो नॉर्थ को रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोलैरिटी एंटी क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल आएगा तो साउथ को रिपेल करने के लिए साउथ पोलैरिटी क्लॉकवाइज करंट। समझ गए भैया? चलो दूसरा क्या है, दिस चेंज, यहां पे लिखा हुआ है दिस चेंज इज अपोज्ड बाय द कॉइल। ये जो चेंज हो रहा है फ्लक्स, उसको कौन अपोज कर रहा है भैया? कॉइल, बाय डेवलपिंग सेम पोलैरिटी एज मैग्नेट ड्यू टू, क्या इसके से करंट आता है। समझ गए भैया? आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं। चुप हो जा। केस सेकंड में मैग्नेट को दूर ले आ रहे हैं। क्या ले आ रहे हैं? दूरियां बढ़ने से फ्लक्स क्या हुआ? कम होने लगेगा। फ्लक्स कम होने लगे यानी फ्लक्स चेंज होने लगेगा। कम होना मैटर नहीं करता, चेंज होना मैटर करता है। फ्लक्स चेंज होने लगा, अब इस चेंज को कॉइल क्या करेगी? अपोज करेगी। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, यानी मैग्नेट को दूर जाने से रोकना है। रोकने के लिए क्या करेगा? रिपेल या अट्रैक्ट? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करना चालू करेगा तो इधर नॉर्थ दूर जा रहा तो कौन लाएगा? और साउथ दूर जा रहा तो क्या लाएगा? इसी आधार पे क्या दोगे? करंट की डायरेक्शन। समझ गए भैया? अच्छा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दे रहे हो ना, करंट की डायरेक्शन भी पता लग रहा है आपको? तो एक्चुअल में आपको बता दूं, ये दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। क्या कहते हैं इसे? आप पढ़ोगे आगे लेंज लॉ, ठीक है? तो मैंने आपको साथ साथ में लेंज लॉ भी बता दिया कि कॉइल के ऊपर पोलैरिटी इस प्रकार से आती है ताकि वो फ्लक्स के चेंज को, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, उसको अपोज कर सके। तीसरा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, कॉइल को मूव कराना है। इस बार क्या करना है? कॉइल को मूव कराना है, मैग्नेट को क्या करना है? सेम यही चीज होगी। यदि मैग्नेट, फिर बोला तिवारी, मैग्नेट रेस्ट में है। मैग्नेट क्या है? लेकिन कॉइल को आप पास में ले आ रहे हो तो भी कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा क्यों? क्योंकि वो पास में ले आ रहे हो। तो कॉइल क्या करेगी? पास में जाना नहीं चाहेगी। नहीं जाना चाहेगी तो क्या करेगी? रिपेल करेगी। रिपेल करने के लिए कैसी पोलैरिटी? सेम पोलैरिटी। नॉर्थ के पास जा रही होगी तो नॉर्थ पोलैरिटी, साउथ के पास जा रही होगी तो करंट भी उसी धारा पे आ जाएगा। मतलब यहां पर भी वही चीज होनी है, ठीक है? और अगर आप कॉइल को दूर ले आओगे तो भैया क्या होगा? फ्लक्स कम होगा। अब कॉइल दूर नहीं जाना चाहेगी तो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। क्या होगा? क्योंकि दूर जाने से फ्लक्स कम हो रहा है, इसलिए दूर जाने से रुकेगी तो क्या होगा? उसको खींचने लगेगी। खींचने लगी तो भैया क्या होगा? साउथ से दूर जा रही होगी तो क्या आएगी? नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी पे करंट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो यहां पर वही लिखा हुआ है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट नंबर 3, आप कॉइल को भी मूव करा रहे हो। और अब एक चीज देखिए, यहां पर दो केस आते हैं, तीन केस। चलो बात, पहले केस में आप दोनों को मूव तो करा रहे हो, लेकिन दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ले आ रहे हो। नहीं समझे? मतलब आप इस कॉइल को, इस मैग्नेट को वी वेलोसिटी से इधर ले आ रहे हो, ठीक है? और इस कॉइल को, इस मैग्नेट को वी वेलोसिटी से उधर ले आ रहे हो। भाई जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगा, और जब सेपरेशन चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि, भाई सुन लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी सुना है? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जब आती है जब दोनों की वेलोसिटी या तो डिफरेंट हो या दोनों की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में हो। यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी होगी जीरो होगी। फ्लक्स भी क्या आएगा? फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। और फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं आता। ठीक है भैया? तो अगर सेम वेलोसिटी से आप इधर ले जाओ या सेम वेलोसिटी से आप उधर ले आओ, दोनों को एक साथ में, तो इस दोनों केस में रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि पहले केस में क्या था? मैग्नेट रुका हुआ था, कॉइल चल रही थी, दोनों के बीच में सेपरेशन लगातार क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी थी, रिलेटिव वेलोसिटी थी, तो भैया फ्लक्स भी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। इसका मतलब अगर दो कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब तक रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी तभी तक फ्लक्स चेंज होगा, तभी तक क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो नीचे यहाँ पे लिखा होगा शायद मैंने, क्यों मार रहा भाई? ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भाई प्लीज देखिए, ऑब्जर्वेशन में क्या है? इफ देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कब नहीं होती? जब दोनों चीज या तो रुकी हो या दोनों चीज सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही हो, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती। इस केस में दोनों बॉडी के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगा। इस केस में दोनों बॉडी के बीच में जो भी फ्लक्स है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? जीरो रहेगी। वही लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, नो सेपरेशन चेंज इन बिटवीन, तो क्या होगा भैया? इसकी वजह से जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी तो उनके बीच में सेपरेशन भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन अब देखो, ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी कब होती है? जब उनके बीच में सेपरेशन तेजी से चेंज होता है। क्या होता है?
तो भैया क्या होगा, ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और ज्यादा फ्लक्स को चेंज करने को अपोज करने के लिए क्या है भैया, ज्यादा इंड्यूस। अगर आप इसी मैग्नेट को स्लो ले जाओ तो जो ईएमएफ आएगा, जो बल्ब को, मान लो इसको ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए हम बल्ब लगा देते हैं कॉइल में, हमें पता लगता है भैया कितना ज्यादा ईएमएफ आ रहा है, ज्यादा तेज बल्ब ग्लो करेगा तो ज्यादा। अच्छा, आपने जनरेटर देखा है, जनरेटर की जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो लाइट क्या होती है, तेज हो जाती है, पता है क्यों? क्योंकि जब जनरेटर के स्पीड बढ़ाई जाती है तो इसके अंदर जो कॉइल लगी होती है तेजी से घूमने लगती है, तेजी से घूमेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत तेज चेंज होगा, तेज चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जनरेटर स्लो कर दो स्पीड उसकी तो कॉइल आराम से घूमेंगी। अब फ्लक्स स्लो चेंज होगा, स्लो चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, कम आएगा। आपने देखा होगा, वही कह रहा है कि जितनी तेजी से, जितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होगी उतनी तेज फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और जितनी तेज फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्या लिखा है, कह रहा है जब तक फ्लक्स क्या होगा भैया, कॉइल का चेंज होगा तभी तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हुआ वैसे ही इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई। ठीक है, चौथी ऑब्जर्वेशन क्या करिए, वही बार बार वही रिपीट कर रहा है, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, जितनी उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और जितना स्लो फ्लक्स चेंज होगा उतना कम इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है भैया, अब आते भैया फराडे लॉ। ठीक है, आसान है भैया, कोई दिक्कत नहीं। फराडे ने ही जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए, उसी के आधार पर फराडे लॉ दिया गया। ठीक है भैया, तो फराडे लॉ, पहला लॉ क्या है भैया, देखिए फर्स्ट लॉ वही कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक कॉइल उसको अपोज करेगी, तभी तक क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ, तभी तक क्या आएगा, इंड्यूस करंट। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट वैसे ही कॉइल का अपोज करना भी बंद हो जाएगा, वैसे ही इंड्यूस ईएमएफ भी बंद हो जाएगा, वैसे ही फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सही करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। वही लिखा हुआ है, क्या लिखिए, whenever the magnetic flux link with the closed circuit change and induced EMF, ठीक है भैया, and induced current is induced in coil, ठीक है भैया, जो कि जब तक रहता है, जब तक कि क्या होता है भैया, फ्लक्स चेंज होता रहता है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा, एक कॉइल के थ्रू 100 वेबर फ्लक्स है और दूसरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स 1 से 10 के बीच में वेरी कर रहा है, कहां पे ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा? हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक कॉइल के थ्रू 100 वेबर फ्लक्स है, ठीक है, और दूसरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स 1 से लेकर 10 के बीच में वेरी कर रहा है, कहां पे ज्यादा इंड्यूस हो पाएगा? जहां पे वेरिएशन होगी वहीं पर आएगा। फ्लक्स कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कांस्टेंट तो उसका कोई फायदा। आप क्या सोचते हो, जनरेटर जब रुक जाता है तो क्या उसका कॉइल का फ्लक्स जीरो हो जाता है? नहीं, अगर मैग्नेट लगा हुआ है, कॉइल भी है, लेकिन अब चेंज नहीं हो रहा है, तो जब तक मैग्नेट घूमेगा नहीं, तो जब तक वो कॉइल घूमेगी नहीं तब तक उसका फ्लक्स चेंज होगा नहीं, तब तक उसको अपोज करने के लिए कोई इंड्यूस ईएमएफ आएगा नहीं। समझ गया, वही लिखा हुआ है पहला लॉ। क्या रहा भैया, सेकंड लॉ क्या कहता है, सुन लीजिए, सेकंड लॉ कहता है भैया जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जितनी स्लो रेट से फ्लक्स चेंज होगा उतना कम। कह रहा भैया द मैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी मैग्नेटिक इंड्यूस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो किसके बराबर होता है भैया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओ भाई प्लीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा, इसे कहते हैं चेंज इन फ्लक्स, इसे कहते हैं चेंज इन टाइम। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्या बन जाता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ के, किसके में होता है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये ईएमएफ उतना ज्यादा है, यानी रेट जितना ज्यादा होगा चेंज का, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। रेट स्लो, स्लो कब होगा, स्लो कब होगा, ये रेट कम कब होगा, जब ये कम होगा और ये, यानी चेंज हो रहा है, चेंज कम हो रहा है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, और ये ज्यादा कब आएगा, जब ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा कब होगा, जब चेंज ज्यादा हो रहा है और जल्दी हो रहा है। जब आप जनरेटर को स्लो करते हो ना तो कॉइल्स की स्पीड कम हो जाती है जो घूम रही है, अब स्पीड कम हो जाती है तो फ्लक्स क्या होता है, स्लो चेंज होता है और देर में चेंज होता है, तो रेट कम हो जाता है, ईएमएफ भी कम हो जाएगा।
और जब कॉइल आप जनरेटर की स्पीड को बढ़ा देते हो तो कॉइल तेजी से घूमेगी, फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, जल्दी चेंज होगा। समझ गया? रेट बढ़ाने का तरीका है कि ज्यादा चेंज हो, जल्दी चेंज। फ्लक्स घटाने का तरीका है, रेट घटाने का तरीका क्या है, कम चेंज हो, देर में चेंज हो। समझ गए? तो ये सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूस में क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी या डी फाई अपॉन में डी टी, और इसके आगे कई बार माइनस भी लग जाता है। क्यों लगता है पता आपको? क्योंकि ये अपोजिंग नेचर का होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्शिया। इसे हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया क्या करता है बताओ? इनर्शिया चेंज को अपोज करता है। ये भी तो चेंज को अपोज कर रहा है, किस चेंज को? फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है। दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्शिया। ठीक है भैया? मैग्नेटिक इनर्शिया एक ही बात है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल ये है, मैंने बोला पोटेंशियल में देखिए था। अब रिवीजन है, लाइन तो करा दूं, जो बना रखा है छोड़ दो, मर जा रहा है, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा है ध्यान से, तो आप बकवास कर रहा है। लैंजलो क्या कहता है भैया? लैंजलो कहता है कोई इस प्रकार से पोलैरिटी लाती है ताकि फ्लक्स में चेंज को क्या कर सके। नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोलैरिटी ला देगी, नॉर्थ पोल जा रहा है साउथ पोलैरिटी ला देगी, साउथ पोल आ रहा है साउथ पोल जा रहा है। और भैया पोलैरिटी देख करके आप बता सकते हो भैया कॉइल पे किस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है। दिशा मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मतलब नॉर्थ साउथ, ऐसा दिशा मैम नहीं है। वही पढ़ता है, कमेंटबाजी कर रहा है। तेरी मैम है, मार सारे का सरफाड़। ओ ओ ओ अरे बस 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 भाई बस 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 बस। देखा रिस्पेक्ट कितनी करता है टीचरों की। दिस लॉ और भाई दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ, और भाई प्लीज, direction of induced current is such that it opposes the further change in flux link with, अरे एक ही बात है, वही मतलब है। ठीक है? कॉइल के अंदर इस प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है या इस प्रकार से पोलैरिटी आती है ताकि फर्दर चेंज को क्या कर दे, फर्दर चेंज इन फ्लक्स को क्या करे, अपोज कर सके। जैसे बेटा देखो, नॉर्थ पास में आ रहा है तो रिपेल करेगी, साउथ नॉर्थ दूर जा रहा है। ठीक है भैया? और जो मैं नोट लिखवा दूं, भाई प्लीज, जो मैं नोट लिखवा दूं तो उस नोट का मतलब है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना। कह रहा है ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सो दैट इलेक्ट्रिक इनर्शिया, इसे क्या कहते हैं भैया? ठीक है भैया, एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है भैया? अभी मैं अपनी बॉडी को यहीं पे विराम देता हूं क्योंकि थोड़ा और पढ़ा दूंगा तो आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन है?